जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 5 नंबर वाले क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया ना तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल आते हैं। दूसरी बात क्या है, सबसे सटीक माध्यम बताऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एक बार देखो तो अगर आपने इस सब क्वेश्चन को नहीं तैयार किया है तो आज ही रातों रात तैयार कर लो मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए बेहतर होगा। 5 नंबर का है, एक बहुत मोटा अमाउंट होता है 5 नंबर में। 4-5 क्वेश्चन अगर आ गए ना तो 20-25 नंबर तुरंत है पक्का, जाने की आप पास। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि हम पास में आगे बढ़े तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देख लो, आपका ही भलाई है। तो चलिए मैं वीडियो को बिना देरी किए हो शुरू करता हूं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु जनन। मेरे भाई बायोलॉजी के अंतर्गत अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं ना तो शुक्राणु जनन एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ने छात्र ना तो आप देख करके ही समझ गए हो, मैंने कोई जरूरी नहीं बताना यार। ये 5 नंबर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं को वर्णन कीजिए। एक ना क्वेश्चन तो आपको वर्णन करके आपको लिखा रहेगा। बहुत सारे टीचर इसको आपको बोलेंगे भैया काफी लंबा रटो, मतलब पन्ना भरो, उससे कोई मतलब नहीं मेरे भाई। इतना आप पढ़ करके जाओ और अच्छा खासा नंबर पाओ। ठीक, आंसर की बात किया, आंसर क्या लिखना है, वृषण में शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। ये 3 चरणों में पूरी होती है। अब देखो बस फर्क इतना है यहाँ टीचर में, कोई बोलता है ये 3 चरणों में पूरी होती है तो कोई बोलता है ये 3 निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। तो बात की चाहे वो बोलो चाहे ये बोलो, तो मेरा कहना यह है कि ये 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण क्या है, मतलब पहला अवस्था क्या है, गुणन अवस्था। ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या करना, इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये द्विगुणित होते हैं। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, वृद्धि अवस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। तीसरा नंबर डालना है परिपक्व अवस्था, जो कि ये तीनों अवस्था आपको डालना पड़ेगा, तब 5 नंबर देगा टीचर, तभी आपको देगा जब पूरा लिखते हो, क्योंकि भाई 5 नंबर का है ना। इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। बस ज्यादा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, इतना करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप 5 नंबर उठा सकते हो, जैसा कि आपने इसके साथ ले ही लिया होगा क्योंकि मैं बाहर था, है ना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिस पर 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, 5 वाले वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ यार। अब वो नहीं अगर अभी अब तक आपने देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल चेक करो, अच्छे से बंदा पढ़ाता क्या है, समझ गए ना। तो बात कर रहा हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वो भी आपका 5 नंबर का। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 5 नंबर पे आया है। जी हाँ दोस्तों, ये अगले ही साल रिसेंटली पूछा गया है, बाकी आपकी मर्जी। क्वेश्चन का नाम सुन लो, क्या लिखा है कि परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों को वर्णन कीजिए। मेरे भाई वर्णन कीजिए, वर्णन का मतलब होता है कि क्वेश्चन 5 नंबर में है। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप किताब क्वेश्चन बैग में जाओगे तो काफी लंबा पाओगे, जो कि आप बहुत बच्चे तैयार कर रखे हैं तो अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं तैयार कर पाए हैं तो ये तरीका अपनाओ। ऐसा क्या लिखा है कि पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वार्तिक कार्य तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। परागण है ना, परागण के बाद पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाता है या फल में लिप्त हो जाता है, लिप्त मतलब गायब। फिर हेडिंग डालना है कि स्वपरागण। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि जब किसी एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वार्तिकार्ग अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वार्तिकार्ग पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। जी हाँ, इस घटना को क्या कहते हैं, स्वपरागण। फिर रेटिंग डालना है कि परपरागण। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या लिखना है कि जब किसी एक पुष्प के पराग का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वार्तिकार्ग पर पहुंचते हैं तो इस घटना को परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं, है ना। परपरागण के लिए पुष्प को माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुष्प को क्या होता है, पुष्प का जो फल होता है उसको माध्यमों पर निर्भर रहता है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सारे 5 नंबर के हैं। अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपको नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करो।
भाई देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। और दूसरी बात क्या है, एक चीज और सुन लो मेरा, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर वहां पर जब पेपर देते समय अगर कोई एक नया क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर आपको नहीं आता है, मान लिया ऐसा क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा जिसका आंसर, अगर कोई एक ना तो क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो करना क्या है, जो क्वेश्चन का आंसर दिमाग में उठ रहा है कुछ भी लिख दो, पर ध्यान रखना है बायोलॉजिक होना चाहिए। आपको करना क्या है, भर देना है, ये साफ साफ मतलब लिखना जरूर है, खाली नहीं छोड़ना है। सही का सही लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसका नंबर पूरा फिक्स रहेगा 5 मिलेगा। सही का सही नहीं लिखते हो, बना के लिखते हो, तो उसका ये फायदा रहता है कि 2 नंबर 3 नंबर तो दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 5 नंबर का है। जी हाँ सो लिखा क्या है, देखिए मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात किया है, सबसे सटीक भाषा में मैंने लिखा है। ठीक, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, मुख्य हैं। पहला क्या है, देहिक या कायिक जनन, पहला क्या है देहिक या कायिक, दूसरा क्या है लिंग गुणसूत्र। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखना है, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं, इन्हें कायिक गुणसूत्र या देहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो मादा में XX तथा पुरुष में XY होता है। युग्मक जनक के है ना समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें स्त्री में बने प्रयोग हुए युग्मक 22 मतलब 22 + X गुणसूत्र तथा पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक यानी कि 22 + X तथा 22 + Y गुणसूत्र वाले होते हैं। निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु जब अंड से मिलता है ना, ये चीज जरूरी है लिखना, मिलता है तो युग्मनज 44 + X तथा 44 + XY, भाई 22 और 22 का जाएगा 44 और X जाएगा X है ना, 22 + 44 XX है ना का निर्माण होता है। इस प्रकार लिंग को निर्धारण को शुक्राणु से होता है। बस इतना लेकर के आप छोड़ दो, यहां से आपका 5 नंबर देगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको 5 नंबर है मेरे भाई। क्या लिखा, मेंडल की प्रभाविकता नियम का वर्णन कीजिए। वर्णन वाला क्वेश्चन है। ये जो आपको 3 लाइन के दिख रहा है ना, ये 3 लाइन का नहीं है। अगर आप मतलब अपनी कॉपी में लिखते हो ना तो कम से कम 6-7 लाइन बनेगा। मेरा लिखा हुआ जो है बहुत छोटे छोटे लिख दिया है और काफी लंबी लाइन है। व्हाइट बोर्ड पर मत आप कॉपी में लिखिए, तो यार इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। आंसर की बात किया तो आंसर करना है, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के संतान में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लिख करके इतना छोड़ दो, गारंटी है, वादा है, अच्छे से अच्छे आपका 5 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन पूछने के चांस है, जायज 5 नंबर भी पूछने के चांस 90% ज्यादा है। नाम क्या है, मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण देते हो समझिए। अगर ध्यान में रखने वाली बात एक बात और है, अगर मेंडल की कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर इन क्वेश्चनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन तैयार है उठा के छाप दो। सुनो यार, जैसे कि हमने तो कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, चौथा नंबर क्वेश्चन से पूछा सपोज डेट कॉपी में, मतलब क्वेश्चन पेपर में लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन, मेंडल की प्रभाविता नियम को वर्णन कीजिए। क्वेश्चन वो है आ रहा है आपको ये वाला आंसर, ये आंसर नहीं आ रहा, मान लिया आपने ये नहीं याद कर पाया, ये आंसर याद किए, लेकिन मेंडल के बारे में तो बात तो हो रही है, तो इस आंसर को उठा के इसमें लिख दो। समझो, क्वेश्चन आपको ये आया है, आंसर इसका नहीं आ रहा है, आपको आंसर इसका आ रहा है, तो इसी आंसर को उठा के इसमें लिख दो। किस लिए लिख रहे हो, क्योंकि मेंडलिक तो बात हो रही है ना, ध्यान रखनी बात है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण देते हुए समझाइए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्मक के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में युग्म का एक जीन पहुंचता है, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए ऐसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, मजाक में लेना है, हर एक क्वेश्चन जो तुमको दिखा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते ही चलिए, ले ही लिया होगा है ना। वीडियो कैसे है कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना। अगर आपको ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि तुमने देखा, अरे सर जी हमें क्वेश्चन आवत है यार, इसका मैं बताओ करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी परफेक्ट है, बस केवल आप रिविजन। ध्यान रखना है, एक जरूरी बात ये बताने वाली कि आपको नया नहीं कोई चीज, कोई ऐसा क्वेश्चन नया नहीं तैयार करना है मेरे भाई। जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी को केवल रिवीजन करो, बस एक ही फंडा है। जो नया क्वेश्चन तुम्हें नहीं तैयार करना है मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना उसी को रिवाइज करो बस। और तैयारी करना है तो कोई ऐसा एक तैयार करो जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि मेंडल पे क्वेश्चन आएगा तो इसको एक तैयार कर लो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन।
अब हम कहते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, काफी माना जाना क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन यार ज्यादा बार नहीं आया है, रिसेंटली 2014, 18, 19, 21 में आया है ना, तो 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में आया है, 3-4 साल से नहीं आया। लेकिन कहते नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यार 2019 की क्वेश्चन है, 2021 की क्वेश्चन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब पलट जाए मामला। तो मेरा कहना यही है कि तैयार कर लेना, क्योंकि छोटा ही है, 5 नंबर में आता है ना। हालांकि मुश्किल ही ये दिखता है यार आने में 5 नंबर, 3 नंबर तो पक्का दे देगा, लेकिन मेरा कहना ये एक बार 2014 में आया था यार, ठीक। वर्जन पेपर की बात कर रहा हूँ। चलिए आप बात करते हैं आया ना आया के बाद, छोड़ो से याद कर लेना, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। लिखा गया है पराग नलिका। एक चीज बता दें, अगर आप किताब क्वेश्चन बैंक में जाओगे ना तो और लंबा है ये क्वेश्चन, काफी लंबा है बाबू, लेकिन मेरा जो बताया है ना वो आसान है। चलिए, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक कामा नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होना या होता है। यह प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन कहते हैं। मैं बता दूं मेरे भाई, अगर आप क्वेश्चन बैंक में जाओगे या किताब में जाओगे ना तो यही क्वेश्चन आप 5 नंबर में आता है और काफी लंबा है यार, रटते रहोगे रट नहीं पाओगे। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरा तरीका क्या है, बहुत शॉर्टकट है। चलिए बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन करें। 7 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर समझिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर, जो कि आपको 5 नंबर देगा। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर साल क्या मतलब आने वाला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिस पर बच्चों ने बहुत प्यार सपोर्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी आप लोग अच्छा है कर रहे हो मेरे भाई, तो करना वो वीडियो। जिस बच्चे ने देख लिया, मैं गारंटी और वादा के साथ कर सकता हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, वो पास हो जाएगा, वो जो पूरा वीडियो देखेगा। हम क्या साथ हुआ, असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर समझिए। काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर कर ले जाएगा कि पौधे में जब लैंगिक जनन या युग्मन, संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज बिकलर नामक वैज्ञानिक की थी। हाँ, ये जरूरी है, इतना लिखना बहुत जरूरी है, जितना मैंने काला कर दिया। इसकी खोज बिकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर नंबर डालना कायिक जनन। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उसे नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे कि गन्ना मान लो, आलू हो गया आदि, ये सब में क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता। ये 5 नंबर पे आएगा पूरा। दूसरा नंबर डालना है अनिकेश बीजिता, ठीक। अब इसके अंदर करना है कि इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं खुद की स्पेशल करता हूँ। ये सारे के सारे 5 नंबर वाले हैं। चलिए बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो और कमेंट कर देना वीडियो कैसी चल रही है। अगर कल कैसी वीडियो चाहिए ये भी बता देना, है ना, आपके लिए रेडी हूँ। बात करता हूँ 8वां नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है परख नली शिशु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पूरा 5 नंबर पर है टिप्पणी। आप क्वेश्चन बैंक में जाते हो तो काफी लंबा है, बट मैंने आसान कर दिया। आंसर करना है कि परख नली शिशु IVF तकनीक ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर, शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परखनली में निषेचित कराया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अतः पात्र निषेचन भी कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंतर गर्भाशय के, है ना, में स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट बेबी या फिर परखनली शिशु कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इनके निश्चित है आने का। तो इन सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी तैयार होने चाहिए। अगर आपका तैयार है इसका मतलब ये हो कि तैयारी अच्छी है, आप अच्छी तैयारी कर रखे हो, केवल आपको रिवीजन करना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव में अंडाणु की संरचना, जो कि चित्र है, चित्र देखो मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है। ये 5 नंबर में आता है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से आपको इसका नाम केवल लिखना है, ठीक। चलिए 10वां नंबर चित्र क्या है, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, फिर क्या लिखा, स्फुटन के बाद वाला, स्फुटन के पहले वाला। ये दोनों चित्र जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इतने चित्र मैं बता रहा हूँ, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी चित्र आप देख रहे हैं इसमें से कम 1 या 2 चित्र आएंगे, मतलब 5 नंबर में आता है, ठीक। तीसरा चित्र क्या है भाई, मतलब 12 नंबर क्या है, शुक्राणु की संरचना। इस पर एक चित्र आता है, देखो मैंने स्क्रीन पर उसका लगा दिया है, पोस्टर मतलब स्क्रीन पर लगा दिया है, ठीक। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसी को आपको अच्छे से बना करके रिवीजन करना है, ठीक। ज्यादा चित्र अब नया नहीं तैयार करना है, जो आपने चित्र याद कर रखा है, जो बना रखे उसी को रिवीजन करना है।
तो यह नंबर क्या है, नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब चित्र को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण, है ना। स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण आपको 10 वाली कापी ले लेना है, उसी कापी में बना करके लिखना है। 1-2 दिन बहुत होता है यार, अभी आप प्रैक्टिस चल जाए, केवल नया नहीं याद करना है, प्रैक्टिस जो पढ़े उसी का। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव लिंग निर्धारण का जो है चित्र ना, ये भी आपको बना लेना अच्छे से। मैंने देखो सबका स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, ठीक। 16 नंबर क्या है, एचआर इंपॉर्टेंट है, मैंने सबका देखो स्क्रीन पर लगा रखा हूँ, ठीक। पोस्टर मतलब जो स्क्रीन है उस पर लगा रखा हूँ। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो कैसी थी, अगर और क्वेश्चन चाहिए 5 नंबर वाले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, नाम क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम सुन लीजिए। लिखा है माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए, है ना। 2-3 सालों से आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर भाई। आंसर क्या जगह, कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। इस संबंध को ही माइकोराइजा कहते हैं। इस संबंध में कवक मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं तथा पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। अनेक रोगजनक सूक्ष्म जीव भी मृदा में पाए जाते हैं तथा पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। लेकिन ये जीवाणु पादपों के रोगजनकों से बचाते हैं। इतना करके आप 5 नंबर हासिल कर सकते हो। यहाँ से भाई ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करता हूँ अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि वो भी आपका 5 नंबर में होगा। चलिए इसको वीडियो को पूरा देखना यार। एक शायरी सुन लो, छोटी सी शायरी क्या है कि इश्क के नशे में बेकाबू मत बनना, इश्क के नशे में बेकाबू मत बनना, बाबा बन जाना किसी का बाबू मत बनना। जी हाँ दोस्तों, समझदार वाले बच्चे समझ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि काम वही करो जिसमें फ़ायदा हो आपका। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये पूरा 5 नंबर देने वाला है। जैसा कि आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है, रिवीजन ही करना है आखिरी टाइम। दूसरी बात क्या है कि जो पढ़े हो उसे रिवीजन, कुछ नया नहीं तैयार करना है ना। तो ये क्वेश्चन जो जैसा कि क्या देख रहे हैं, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। समझदार वाले बच्चे समझ गए हैं कि मेरा कहना क्या है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये लिखा है शुक्राशय लिखा है ना, रक्त नलिका लिखा है, ये मूत्राशय लिखा है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है। चित्र आपको किताब में मिल ही जाएगा। बाकी आप जो देख रहे हो देखिए, आंसर कर लेना कि नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। वृषण, यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यह है ना एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी स्राव होता है ना। फिर हेडिंग डालना है अधिवृषण काली पेन से, फिर लिखना है नीली पेन से क्या लिखना है कि यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित है ना अवस्था में होता है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी संकरी व है ना अत्यधिक कुंडलित नलिका है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। जैसा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चित्र आपको किताब से जा करके अभी याद कर लेना है। चित्र इसमें ध्यान देना है। चित्र आपका बहुत सिंपल है। इसमें जो नाम है, नाम लिखना ना भूलें, नाम जरूरी लिखना, ठीक। इतना कर देते हो ना तो 5 नंबर मिलेगा। थोड़ा सा भी और है इसका, 2 हेडिंग इसका, इसी जनन तंत्र का थोड़ा सा और अभी देखते रहो। शुक्रवाहिनी, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर करना कि यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती हैं। यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर है ना रक्षलन वाहिनी बनाती है। शुक्राशय हेडिंग डालना है। फिर क्या लिखना कि यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणु का पोषण होता है। फिर हेडिंग डालना है ना। फिर इसके सामने लिखना कि यह एक ऐसी मांसल संरचना है या होती है जो त्वचा से ढका रहता है, ठीक। यह एक मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान यौनिक से शुक्राणु को स्थानांतरित करता है ना। मूत्रवाहिनी डालना हेडिंग। फिर क्या लिखना है, मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों के बाहर की ओर मार्ग होता है। जैसा कि अगर आप इतना पूरा लिखते हो ना तो यहाँ से आपका 5 नंबर मिल ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखने की बात क्या है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बच्चे हर साल इसे तैयार जरूर कर लेते हैं, ठीक। बाकी आपकी मर्जी, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप देखो नर जनन तंत्र आपको बता दिया, अब आता है मादा जनन तंत्र। तो चलिए उसको देखते हैं। ये सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। क्या है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन है। सचित्र वर्णन बताता है चित्र सहित, ठीक। अब आंसर कर लेना है कि मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं। नंबर डालना है अंडाशय। इसमें क्या लिखना है कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय है ना उदार गुहा के
है ना, क्या लिखना है उदार गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ से स्थित होते हैं। यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजेरान का स्त्राव होता है। नंबर 2 डालना है अंडवाहिनी। इसमें क्या लिखना है अंडाशय के पीछे, है ना, अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी में ही फेलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक, जैसा कि चित्र आप जो है किताब से बना लेना है या फिर चित्र इसको हम स्कैन लगा देंगे जिससे कि आप देख सकते हो चित्र ना, ये चित्र आपको जरूरी है यार, तैयार जरूर करना है। देखो पहला हेडिंग लिखना है अंडाशय, दूसरा लिखना है अंडवाहिनी, तीसरा हेडिंग लिखना है गर्भाशय, जैसा कि अभी और है इसका देखते रहिए। हेडिंग लिखना क्या है भाई, गर्भाशय। इसमें क्या लिखना है, इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणु के, है ना, अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। गर्भाशय में एक ही भ्रूण का भरण पोषण होता है। गर्भाशय पीछे की ओर, है ना, एक संकीर्ण नलिका में खुलती है जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ठीक, ये तो ना लिखना है। चौथा नंबर डालना है योनि। इसमें क्या लिखना है कि यह मादा का बाह्य जननांग होता है ना, फिर जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है ना। यह संभोग के दौरान शुक्राणु को ग्रहण करता है ना, तथा गर्भाशय तक पहुंचने का कार्य करता है। मतलब इतना पूरा लिखते हो ना, तब यहाँ से आपका मादा जननतंत्र अब जाके आपका कंप्लीट हुआ है। पूरा लिखोगे तो मेरे भाई 5 नंबर मिल ही जाएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और ये भी बता दें, स्टार लगा लो यार, इंपॉर्टेंट बहुत है यार। न जनतंत्र मादा जनतंत्र सचित वर्णन कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको 5 नंबर आता है। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण का वर्णन कीजिए। वर्णन करने का क्वेश्चन है, 5 नंबर देगा मेरे भाई। आंसर की बात की जाए तो आंसर के लिए सबसे सटीक माध्यम क्या है, किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब किसी भी स्थान, जैसे मान लिया आपके गाँव में अचानक से जनसंख्या हो गई तो उससे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। मतलब किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। विस्फोट मतलब कि वहाँ पर बौछार हो गया, है ना, वही चीज़ के मतलब कि खूब आदमी के वहाँ पर आ गए। ऐसे ही बोला है कि जनसंख्या विस्फोटक बोलो चाहे जनसंख्या, है ना, क्या बोलो, मतलब कि वृद्धि बोलो। जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण होता है। जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं, मतलब इनके कुछ कारण हैं। जैसे कि नंबर 1 क्या लिखा है, निरक्षरता। इसके सामने हेडिंग डालना है, क्या लिखना है, जनसंख्या वृद्धि का यह एक मुख्य कारण है ना, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश जनता निरक्षर है ना, है मतलब निर्भर है। जनसंख्या अधिकांश जनता निर्भर है। इस कारण से अज्ञानतावश वह संतान उत्पन्न करते हैं। फिर हेडिंग डालना है सामाजिक रीति रिवाज, है ना। जैसे कि हमारे देश में किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। यहाँ कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। इसी कारण पुत्र की चाह से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। ये आपको हेडिंग डालना है। अब आपको तीसरा हेडिंग क्या डालना है, कम आयु में विवाह। जैसा कि ये चीज़ बहुत जरूरी है। फिर कहना है ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। गरीबी का लगना, फिर करना है गरीबी किस कारण हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश जनता निर्धन है, जो इस बात में यकीन करते हैं कि अधिक बच्चे होंगे वो तो वह काम करके अधिक पैसा कमाएंगे। बहुत लोगों की ये भी डिमांड रहता है कि जितने ज़्यादा बच्चे रहें उतने ज़्यादा पैसा उनका आए, है ना। मतलब बहुत सारे विचारों जैसे गरीबी छा जाती है, वही लिखा हुआ है। फिर हेडिंग डालना, ये सब बना के लिखना है। हेडिंग केवल तैयार कर लीजिए बस। जैसे कि मृत्यु दर में निरंतर कमी क्यों हो रही है, आखिर मृत्यु जो हो रही है उसमें कमी काहे हो रही है। लिखना क्या है आंसर, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप रोगों अकाल महामारी आदि से होने वाले मौत व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि आई है। मतलब जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि आई है। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। ये 5 नंबर देंगे, सब वफादार क्वेश्चन है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। आपको 5 नंबर क्या है, क्या लिखा है, डीएनए मतलब डीएनए की, है ना, द्विकुंडलीय संरचना का सचित वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये चित्र जैसा बना है आपको चित्र ऐसे बना लेना है अच्छे से। कापी से चाहे मतलब किताब वगैरह में तो इतना पढ़ रहे थे वो तो आपको समझ में आएगा, किताब में मिल जाएगा आपको या क्वेश्चन बैग मिल जाएगा। बाकी जो मैं आंसर लिखा हूँ वो छोटा भाषा में क्या लिखा है, वाटसन तथा किर्क, है ना, किक्र नामक वैज्ञानिक सन 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को प्रस्तुत किया। प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस का, नंबर 2 फास्फोर्स, है ना, फास्फेट समूह,
तीसरा नंबर लिखना है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन क्षार। फिर क्या लिखना है वाटसन तथा किक्र के अनुसार डीएनए की संरचना निम्न प्रकार की होती है। ठीक, फिर दूसरा नंबर क्या लिखना है, मतलब क्या लिखना है भाई, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉन होता है। नंबर तीसरा क्या करना है, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइडों में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3 कार्बन से जुड़ा होता है। नंबर फिर क्या नाम क्या लिखा है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन द्विबंध से तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ त्रिबंध से जुड़ा होता है। फिर लेटरिन का डालना है डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और चित्र ये आपको जरूर बना लेना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, तैयार करना। चलिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। जैसा कि ये मेरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चांस है जिसके 90% है। तो करना क्या है, आंसर कैसे याद करना, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है भाई। अगर आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो देखिए आंसर क्या लेना है, आनुवांशिक कूट नाइट्रोजन क्षारों का वह अनुक्रम होता है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह समूह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है उसे कोडोन कहते हैं। आनुवांशिक कूट की खोज नीरेनबर्ग तथा मथाई नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, फिर क्या लिखना है, आनुवांशिक कूट की विशेषताएं क्या है। नंबर क्या लिखना है, आनुवांशिक कूट की तिक्र होता है। नंबर 2 क्या लिखना है, एयूजी तथा जीयूजी प्रारंभिक के कोडोन जबकि यूएए तथा, है ना, यूजीए समापन कोडोन होते हैं। चाहो तो आप 2 ही विशेषता लिखो, चाहो तो और विशेषता लिखते हो। जैसा कि लिखा है मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। आंसर लिखना है कि मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी परियोजना होती है। मानव की जो जीनोम परियोजना है एक बड़ी परियोजना होती है। इस परियोजना के अंतर्गत किसी डीएनए खंड को विलगित व कोलोन किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मानव जीनोम के अनुक्रम का पता लगाना है। इस परियोजना को महापरियोजना भी कहते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं, है ना। प्रति क्षार के अनुक्रम को जानने के लिए लगभग $3 अमेरिकी खर्च होता है। कितना, $3 अमेरिकी खर्च होता है। ठीक, ध्यान रखने क्वेश्चन है यार, हाई लेवल का क्वेश्चन है। अमेरिकी डॉलर खर्च होता है, हाँ, खर्च होता है या होते हैं। इस प्रकार पूरी परियोजना को जानने के लिए लगभग 9 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। ठीक, क्या फिर लिखा है, यह परियोजना इतनी लंबी होती है कि एक मानव कोशिका में डीएनए सूचनाओं को संकलित करने के लगभग 3300 किताबों की आवश्यकता होती है। क्या है मानव जीनोम की विशेषता। अब नंबर 1 विशेषता का जगह कि मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। दूसरा नंबर कहना है कि भैया जीनोम की संख्या, है ना, सैकड़ा ज़्यादा 30,000 है। लगभग सभी लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार समान होते हैं। ठीक, फिर तीसरा नंबर कहना है कि खोजी गई 50% से अधिक, है ना, जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा नंबर का डालना है कि मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। इतना लिख दिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी 5 नंबर का होगा। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा 5 नंबर वाला है, बहुत बेशरम क्वेश्चन है यार, हर बार आता है। अंतर वाला क्वेश्चन तो गाना तो हेडिंग डालना है, तो लिखना है स्वपरागण, है ना। दूसरा डालना है परपरागण। इधर क्या लिखना है, स्वपरागण में क्या लिखना है, नंबर लिखना है कि यह एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है। दूसरा नंबर करना है, इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं। तीसरा नंबर करना है, इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगहीन नहीं होते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या लिखना है भाई, इसमें लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखना है, चौथा नंबर क्या लिखना है कि इसमें परागण के लिए माध्यमों का आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या लिखना है, पर परागण में कि यह एक ही जात के 2 पुष्पों के बीच होता है। इसमें क्या लिखना है, इसमें पुष्प, है ना, प्रायः एक लिंगी तथा द्विलिंगी होते हैं। ठीक, तीसरा नंबर करना है, इसमें पुष्प सुगंधित व रंगहीन होते हैं। इसमें क्या था कि सुगंधित व रंगहीन नहीं होते हैं। इसमें क्या सुगंधित और रंगहीन होते हैं, वह इतना ही फर्क है।
इसमें क्या लिखा है, परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या है, इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक दूसरे की उल्टा है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करने में भी आसान है। 5 नंबर का है, बाकी आप जानो, तैयार कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, लिखा है सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखे। सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखे। इधर हेडिंग डालना है, एक तरफ डालना है सहज प्रतिरक्षा, है ना, एक तरफ हेडिंग डालना। अच्छा, इधर हेडिंग डालना है उपार्जित प्रतिरक्षा। नंबर क्या लिखना है कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होते हैं, है ना, यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है ना। फिर तीसरा नंबर कहना है किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते हैं ही उन्हें नष्ट कर देती हैं। चौथा नंबर कहना है कि यह स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाते हैं। इसमें कहना है कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद मौजूद होती हैं, यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा है, किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद पहचान करके उन्हें नष्ट कर देती है, यह स्मृति कोशिकाएं बनाती है। इसमें क्या था मेरे भाई, इसमें था कि स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती थी। तो ये देखिए, इसमें नहीं बनाती थी, इसमें क्या है, स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं, मतलब एक दूसरे को उल्टा है, इधर से, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बस देख लेता है, पूरा याद कर लेता है, वो अच्छा खासा नंबर ला करके पास हो जाएगा। तो जैसा दोस्तों मैंने बोला था 5 नंबर वीडियो बना के डालना, तो मैंने आज उस वीडियो फाइनली डाल ही दिया। 5 नंबर में सारे क्वेश्चन थे। जो बच्चा समझदार होगा, जो उससे सीरियस लिया होगा, वो वीडियो को पूरा देखा होगा, वो अच्छे से पढ़ेगा। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपका अपना भाई तो ही है। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पुराने हो तो कमेंट जरूर करना है कि वीडियो कैसी लग रही है। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो देखकर समझ गया, प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट तक, ले जय हिंद, वंदे मातरम।